Good afternoon, dear students. Today we are going to discuss a new chapter from class 12, that is ecosystem. ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 12 है। तो आज से मैं ये चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश करता हूँ आप लोग स्टार्टिंग से ही इस चैप्टर के साथ अच्छे से बॉन्डिंग बनाओ, अपना कंसंट्रेशन फुल दे दो ताकि आपको ये चैप्टर समझने में बहुत आसानी होगी। तो लेट्स बिगिन द न्यू चैप्टर। हाँ, दैट इज द इकोसिस्टम। अब देखो इकोसिस्टम किसे कहते हैं। इकोसिस्टम को हम एक क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। अब देखो इकोसिस्टम किसे कहते हैं। इकोसिस्टम कहते हैं एक ऐसी जगह जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके फिजिकल इन्वायरमेंट के बीच इंटरेक्शन हो। कोई भी जगह जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं और वो अपनी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन तमाम प्लेसेस को हम कह सकते हैं इकोसिस्टम। यानी a place where biotic and abiotic organism interact with each other। तो सबसे पहले इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनिंग। इकोसिस्टम क्या है? सेल्फ सस्टेनिंग सेल्फ सस्टेनिंग प्लेस, यानी खुद ही नेचुरली खुद ऑपरेट हो रहे, चल रहे, ऐसे सिस्टम को कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम a place where biotic community interact with its physical को हम कह सकते हैं एबायोटिक इन्वायरमेंट। यानी कोई भी जगह जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन हो, एक रिलेशनशिप हो, ऐसे जगह को हम इकोसिस्टम कह सकते हैं। जैसे कि इस फिगर में बहुत सारे इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट किया है, बहुत सारे इकोसिस्टम आप देख सकते हैं। देखो ये वाटर है, ये भी एक इकोसिस्टम है, यानी यहाँ वाटर भी है, स्नो भी है। समझ तो इस तरह की इन्वायरमेंट कहाँ हो सकती है? अंटार्कटिका में, जहाँ पेंगुइन हो, पोलर बियर हो और फ्रीज्ड वाटर हो। तो जहां ज्यादातर पूरे सीजन का, एनुअल का ज्यादातर एरिया स्नो कैप्ड हो, बर्फ से ढकी हो, आइस हो, वहां पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और वहां के इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी आपका एक इकोसिस्टम हो। ये यहां और एक इकोसिस्टम आप देख सकते हो। क्या दिख रहे हो इस फिगर में? आपको यहाँ रेत ही रेत नजर आ रहे हैं, यहाँ सैंड ड्यून्स नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे एनिमल कम्युनिटी में से कैमल्स हैं, आर्टिक फॉक्स है और कैक्टस प्लांट वगैरह है। तो जहां पे पूरा ज्यादातर डोमिनेंट एरिया में थॉर्नी स्क्रैप्स, बुशी प्लांट्स हो, थॉर्नी प्लांट्स, और कैमल पाए जाते हो, मॉनिटर लिजर्ड्स पाए जाते हो, और ज्यादातर एरिया सैंडी हो, तो वो भी तो एक जगह है, वहां भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं और वो भी अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। So this desert is also an ecosystem. Here in this part you will see that there are tiny grasses and this is the bison. So वहाँ सिर्फ स्क्रैप कुछ प्लांट्स हैं, तो ये आपका रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम। This is also grassland ecosystem. Here the dominant vegetation is tree. यहाँ कैनोपी सिस्टम है, बड़े बड़े दरख्त है, उससे फिर छोटे दरख्त हैं और
उनके नीचे छोटे छोटे ग्रासेस हैं, तो वो आपका बनते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो मेरा कहने का मतलब है कोई भी जगह जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के बीच इंटरेक्शन हो, ऐसे तमाम जगहों को हम इकोसिस्टम कह सकते हैं। A place where biotic community interact with its physical environment is called ecosystem। अब इधर देखो, biotic living organism, plus abiotic। Abiotic means non-living। दोनों को मिला के हम कह सकते हैं इकोसिस्टम। दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? इको सिस्टम। तो बायोटिक और एबायोटिक कम्युनिटी के इंटरेक्शंस को, रिलेशनशिप को हम कह सकते हैं इकोसिस्टम। या ऐसे लिख सकते हो आप, बायोटिक कम्युनिटी प्लस एबायोटिक कम्युनिटी ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऐसे एक जगह पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे ये डेवलप करते हैं इको सिस्टम। इनके बीच क्या हो रहे हैं? इंटरेक्शन हो रहे हैं। इनके बीच क्या हो रहा है? इंटरेक्शन। बायोटिक कम्युनिटी प्लस एबायोटिक कम्युनिटी जहां इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऐसे जगह को हम कह सकते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है? नेचर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इकोसिस्टम क्या है? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। तो ये नेचर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जहां पे एक बराबर स्ट्रक्चर है। तो हम आगे पढ़ेंगे इकोसिस्टम पे, जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इकोसिस्टम की दो पार्ट्स होते हैं, एक स्ट्रक्चरल पार्ट, दूसरा फंक्शनल पार्ट। तो सबसे पहले इकोसिस्टम एक ऐसी जगह जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हो, बायोटिक कम्युनिटी रहते हो, और वो अपने इर्द गिर्द अपने सराउंडिंग के इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करो। किसके लिए? लाइट के लिए। किसके लिए? टेम्परेचर के लिए। किसके लिए? ह्यूमिडिटी के लिए। किसके लिए? मिनरल्स के लिए। किसके लिए? न्यूट्रिएंट्स के लिए। यानी उनको सर्वाइव करने के लिए जो चीजें जिनकी जरूरत है फिजिकल इन्वायरमेंट के बायोटिक, वो अपने इन्वायरमेंट से ले रहे हैं। ऐसे जगह को हम इकोसिस्टम कह सकते हैं। इस इकोसिस्टम का टर्म सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने, इकोलॉजिस्ट, जिसका नाम एजी तांसले ने 1935 include all organisms within a defined space। living organisms interacts with each other and also with their physical environment and also with their फिजिकल इन्वायरमेंट। देखो, तो मैंने क्या कहा? इकोसिस्टम एक ऐसी जगह जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, उस जगह को हम कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम। अब मैं यहां एक डायग्राम भी बनाऊंगा। मान लो ये एक पाउंड है। मान लो क्या है? एक पाउंड। अब देखो, इस पाउंड में पानी है।
एंड दिस इज द पाउंड। अब इस पाउंड के बैंक्स पे प्लांट ग्रो हो सकता है, इस बैंक्स पाउंड के बैंक्स पे प्लांट ग्रो हो सकता है, ठीक है, यहां पे भी। तो यहां पे फिशेस भी तो प्रेजेंट होंगे पाउंड्स में, तो फिशेस के साथ साथ वहां पे छोटे छोटे कीड़े भी तो हो सकते हैं। उसके अलावा वहां डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स भी तो हो सकते हैं और भी। दिस इज द पाउंड इकोसिस्टम, डिफरेंट टाइप ऑफ बायोटिक कम्युनिटी, प्लांट्स भी रह सकते हैं, छोटे फिशेस भी रह सकते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स भी रह सकते हैं, छोटे छोटे, यानी जिन्हें हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स भी मौजूद होंगे वहां, फाइटोप्लैंक्टन भी मौजूद होंगे। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म। अब इस पानी में भी लाइट भी तो पड़ती है, फिजिकल इन्वायरमेंट, ऑक्सीजन भी तो प्रेजेंट है, CO2 भी है वहां पे, मिनरल भी तो वहां से ले रहे। तो इस पाउंड के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए जिस तरीके से वो अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करे, जहां बायोटिक कम्युनिटी भी प्रेजेंट है, एबायोटिक फिजिकल इन्वायरमेंट भी प्रेजेंट हो, ऐसे जगह को हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो मैंने कहा कोई भी जगह छोटे से छोटा आपका गमला भी क्यों ना हो, वहां लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे, और उस गमले के इर्द गिर्द वहां फिजिकल इन्वायरमेंट है, लाइट है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी सर्वाइवल के लिए अपने इर्द गिर्द के फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज आल्सो एन इकोसिस्टम। अब हम आगे बढ़, दूसरा मैंने क्या कहा, लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विच अदर। जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्शन है, चाहे पॉजिटिव इंटरेक्शन हो, चाहे नेगेटिव इंटरेक्शन, चाहे कंपटीशन हो, चाहे कमेंसिलिज्म हो, चाहे एमेंसिलिज्म हो, चाहे पोर्ट्रो कॉपरेशन हो, जिस तरह की भी रिलेशन हो अपने आप अपने साथ एक दूसरे के साथ, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन अपने आप के साथ या अपने पॉपुलेशंस के साथ, या इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन या उस पाउंड में रहने वाले दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बीच साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ वो अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऐसे जगह को हम कहते हैं इकोसिस्टम। सेल्फ सस्टेनिंग system where living organism, the biotic community interact with its physical environment। तो मैंने क्या कहा, बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करे किसके साथ, एबायोटिक नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। अब हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम की क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। देखो ह्यूमन रोल के हिसाब से ह्यूमन रोल के हिसाब से तमाम इको सिस्टम को सबसे पहले दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ऑल द इकोसिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। पहला कैटेगरी दैट इज नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम मीन्स वो इकोसिस्टम, वो जगह जो कुदरत में खुद ब खुद तैयार हुए हो, ऑलरेडी एग्जिस्ट हो, यानी ह्यूमन का कोई इंटरवेंशन नहीं है। दिस इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। किसी इंसान की मुदाखलत के बगैर, किसी इंसान की इन्वॉल्वमेंट के बगैर अगर नेचर में कोई ऐसी जगह खुद ऑलरेडी एग्जिस्ट हो जो इंसान ने नहीं बनाई, उस इकोसिस्टम को हम कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। दूसरा इकोसिस्टम बनते हैं इंसान की मुदाखलत से, इंटरवेंशन से, इंसान ने बनाई हो, उसे हम कहते हैं नेचुरल आर्टिफिशियल इकोसिस्टम।
artificial ecosystem. So first of all, the ecosystem is broadly categorized into two groups. One is the natural ecosystem and another is the artificial ecosystem. Natural ecosystem formed without human intervention. Without human intervention. Formed and maintained by humans. यानी इस इकोसिस्टम को डेवलप किया जाता है, या डेवलप लिखो, डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड, डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन इंसान के द्वारा बनाए जाते हैं और इंसान ही उस इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं. उस इकोसिस्टम को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. अगर हम इकोसिस्टम को ऐसे जगह जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं और अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन तमाम जगहों को हम इकोसिस्टम कहते हैं. अब उन तमाम जगहों को इंसानी रोल के मुताबिक दो ब्रॉड कैटेगरी में क्लासिफाई किया है. वन इज द नेचुरल इकोसिस्टम एंड द अनदर इज द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, या मैन मेड इकोसिस्टम भी कहा जाता है. अब नेचुरल इकोसिस्टम को फर्दर क्लासिफाई किया गया दो और ग्रुप में. तो नेचुरल इकोसिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. नेचुरल इकोसिस्टम को और फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड किया है. वन इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. टेरेस्ट्रियल इको, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मीन्स लैंड इकोसिस्टम, दोस प्लेसेस विच कंप्राइज ऑफ लार्ज लैंड मास. यहां पे लैंड हो, जमीन हो, पानी नहीं हो, जो इकोसिस्टम जो जगह जमीन पे प्रेजेंट हो उसे हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. जो जगह जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, अगर वो जगह में पानी हो, दैट इज द एक्वेटिक इकोसिस्टम. एक्वेटिक इकोसिस्टम. अब इकोसिस्टम को फर्दर दो और ग्रुप में कैटेगराइज किया है. किसके बेसिस पे? नेचर के बेसिस पे, कि वो जगह लैंड पे है या पानी में. जो जगह लैंड पे प्रेजेंट हो उससे हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. जो जगह पानी में प्रेजेंट हो दैट इज कॉल्ड एक्वेटिक इकोसिस्टम. जो जगह जमीन पे प्रेजेंट हो उसे हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. जो जगह पानी में प्रेजेंट हो उसे हम कहते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम को फर्दर दो और ग्रुप में कैटेगराइज किया, दैट इज द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम. सी इन दिस पिक्चर. तो ये एक लैंड या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एक डायग्राम है, एक इमेज है. देखो यहाँ पे आपको हर जगह बड़े बड़े ट्रीज नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े बुशी ग्रासेस या शब्स नजर आ रहे हैं. तो यहाँ पे कोई पानी नजर नहीं आ रही. दिस इज द एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. सी यहाँ पे फ्लोटिंग फाइटोप्लैंक्टन नजर आ रहे हैं, वाटर बॉडीज नजर आ रहे हैं. दिस इकोसिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम. ये एक्वेटिक इकोसिस्टम का एक इमेज है. ठीक है. तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को फर्दर और ग्रुप्स में डिवाइड किए हैं. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को इधर देखो. सबसे पहले फॉरेस्ट इकोसिस्टम. फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होंगे? यहां पे डोमिनेटेड बाय ट्रीज, डोमिनेंट वेजिटेशन होंगे, बड़े बड़े ट्रीज. फॉरेस्ट इकोसिस्टम का एक बेस्ट एग्जांपल.
वहां पे डोमिनेंट वेजिटेशन आपको ट्रीज नजर आएंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। ये देखो, यहां फॉरेस्ट किसे कहते हैं, जहां पे बड़े बड़े ट्रीज हो। बाहर से आपको देखने से क्या नजर आएंगे यार, यहां तो सिर्फ खाली लंबे लंबे ट्रीज है। वहां पे स्ट्रैटिफिकेशन होते हैं, वर्टिकल अरेंजमेंट होती है। वर्टिकल अरेंजमेंट मीन्स सबसे लंबे लंबे ट्रीज होंगे, बाहर से दिखेगा हमें सिर्फ लंबे लंबे ट्रीज। उन ट्रीज के नीचे छोटे, उससे थोड़ा लो हाइट के ट्रीज होते हैं, वुडी ट्रीज। उनके नीचे बुशी शॉप्स होते हैं, उनके नीचे ग्रासेस होते हैं। तो ऐसे जगह जहां पे डोमिनेंट वेजिटेशन बाहर से दिखने में, देखने में आपको सिर्फ बड़े बड़े ट्रीज ही नजर आए, तो उस जगह को हम कहते हैं फॉरेस्ट। हम यहाँ सिर्फ छोटे छोटे घास है उसको फॉरेस्ट नहीं कह सकते। फॉरेस्ट मीन्स बाहर से जब इंसान नजर डालते हैं तो उनकी नजरों में वहां सिर्फ बड़े बड़े दरख्त दिखने चाहिए। वहां होते भी हैं, छोटे ग्रास भी होते हैं, बुशी शब्स भी होते हैं, उसके अलावा और भी डिफरेंट लो हाइट के ट्रीज होते हैं, लेकिन डोमिनेंट वेजिटेशन वहां बड़े बड़े ट्रीज होते हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एज फॉरेस्ट इकोसिस्टम। डोमिनेंट वेजिटेशन वहां पे फॉरेस्ट होते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। बड़े बड़े ट्रीज है, उसके नीचे छोटे बुशी शॉप्स है, उनके नीचे और छोटे हर्बेशियस प्लांट पाए जाते हो। दिस टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम द डोमिनेंट वेजिटेशन इज ट्रीज। तो वहां पे सबसे ज्यादा ट्रीज पाए जाते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। दूसरा आते हैं आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, अब सवानास देखते हो साउथ अफ्रीका के, तो वहां पे डोमिनेंट वेजिटेशन हर्बेशियस ग्रास होते हैं। रेयरली कुछ स्क्रैचली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रीज होते हैं, कुछ कुछ जगहों पे दूर दूर एक दो दरख्त नजर आएंगे, लेकिन वहां डोमिनेंट वेजिटेशन आपको हर्बेशियस ग्रासेस नजर आते हैं। तो उस जगह को हम कहते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम। डोमिनेंट वेजिटेशन वहां होते हैं ग्रासेस। ज्यादातर आपको ग्रासेस नजर आएंगे, उस जगह को हम कहते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम सवानास में। तो वहां पे ज्यादातर जो प्लांट्स वेजिटेशंस होते हैं वो ग्रासेस होते हैं, और उसके बाद कुछ रेयरली या स्प्रेसली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रीज पाए जाते हैं। उस एरिया को हम कहते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अब नंबर 3 डेजर्ट इकोसिस्टम। ज्यादातर एरिया वहां पे सैंडी सॉइल्स होते हैं, लो वेजिटेशन होते हैं, कुछ स्प्रेसली डिस्ट्रीब्यूटेड थॉर्नी प्लांट्स पाए जाते हैं। वहां का वेजिटेशन कैसा होता है, वहां का वेजिटेशन कुछ जीरोफिटिक कांटेदार पौधे जैसे कि ओपनशिया, कैक्टस, कैलेट्रोपिस, ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं। उस और सॉइल होता है डेजर्ट, ज्यादातर एरिया बंजर जमीन होती है, वहां कोई वेजिटेशन नहीं होते हैं। जहां जहां थोड़ी बहुत मॉइस्चर मिलते हैं वहां पे कुछ जीरोफिटिक प्लांट्स ग्रो होते हैं। उस एरिया को हम कहते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम। वहां पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और वहां के इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ग्रासलैंड में भी डिफरेंट कम्युनिटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और वो वहां के फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फॉरेस्ट में भी डिफरेंट टाइप्स के बायोटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और वहां के फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये रही टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम के टाइप्स। उसके बाद इक्वेटिक इकोसिस्टम को फर्दर हम और 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं।
that is marine ecosystem and freshwater ecosystem. मराइन उस जगह को कहते हैं जहां का पानी साल्टी हो। एस्टिमेशन के मुताबिक वहां पे साल्ट का कंसंट्रेशन होनी चाहिए मोर देन 35 ppt पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट पर ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन में 35 मॉलिक्यूल साल्ट के अगर प्रेजेंट हो, उस पानी को हम कहते हैं मेराइन वाटर यानी साल्टी वाटर। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मेराइन इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में साल्ट कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? साल्ट कंसंट्रेशन लेस देन 0.5 ppt, 0.5 ppt से भी कम हो, उस पानी को हम कहते हैं फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर। अब मेराइन इकोसिस्टम में 2 और टाइप होते हैं, सी और ओशंस। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्या क्या हो सकते हैं? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो सकते हैं आपका, देखो मेराइन इकोसिस्टम में सी है, ओशंस है, वहां पे एस्चुरी भी हो सकते हैं। अच्छा, पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स एटसेट्रा। कुछ लेक्स या कुछ पॉन्ड साल्टी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर पॉन्ड्स के पानी फ्रेश होते हैं, वहां साल्ट का कंसंट्रेशन कम होते हैं। स्ट्रीम्स फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, रिवर is also a freshwater ecosystem, ponds is also an example of freshwater ecosystem. अब एक्वेटिक इकोसिस्टम को फर्दर 2 ग्रुप में कैटेगरी, दैट इज मैराइन इकोसिस्टम, वहां साल्ट की कंसंट्रेशन 35 ppt से ज्यादा होती है। अच्छा, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में साल्ट की कंसंट्रेशन 0.5 ppt से कम हो सकती है। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का एग्जांपल पाउंड्स, लेक्स, रिवर, स्ट्रीम्स एटसेट्रा। मैराइन इकोसिस्टम की एग्जांपल सी, ओशन, एस्चुरी। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की एग्जांपल फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। These are the types of natural ecosystem, यानी ये सारे इकोसिस्टम नेचर में खुद ब खुद एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी ह्यूमन इन इकोसिस्टम को नहीं बनाते हैं, नहीं डेवलप करते हैं। तो ये कुदरत में खुद पाए जाते हैं, सेल्फ सस्टेनिंग है, खुद ही चल रहे होते हैं, तो खुद ही फंक्शनल होते हैं। उस इकोसिस्टम को हम कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। अब कुछ इकोसिस्टम हम इंसान के द्वारा बनाए जाते हैं, ह्यूमन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाते हैं। उन इकोसिस्टम का एग्जांपल एक्वेरियम। आप अपने घर में मछलियां रखने के लिए एक छोटा सा पाउंड बनाते हो सीमेंट से, खुद ही बनाते हो अपने हाथों से, वहां मछली रखते हैं, तो वो भी अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करे। तो आपने बनाई वो इकोसिस्टम क्या हुआ? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे कि एक्वेरियम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है कि नेचुरल, तो ये है आर्टिफिशियल। और एक एग्जांपल क्रॉप फील्ड। आप फसल के खेत खुद ही बोते हो, वहां फसल लगाते हो, खुद ही मेंटेन करते हो, जब तक वहां पे फसल या बैरली हो या मेज के हो या राइस के हो या पैडी को जो भी हो, वहां डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं, और वो पैडी फील्ड के प्लांट भी अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। दैट इज आल्सो एन इकोसिस्टम डेवलप्ड बाय यू। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। कल्टिवेटेड crop fields, vegetable beds, अच्छा, ऑर्नामेंटल पॉट, जो फ्लावर पॉट्स, एक छोटा सा गमला भी अगर आप बनाते हो, वो भी एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल है। तो इकोसिस्टम छोटा भी हो सकते हैं, इकोसिस्टम बड़ा भी। अगर मैं इस पूरे अर्थ प्लेनेट की बात करूं, तो इस जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं पूरे इस अर्थ पे, और वो इस अर्थ की फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो ये बायोस्फीयर भी एक इकोसिस्टम है। छोटे किसी जगह को भी आप इकोसिस्टम बोल सकते हो,
बड़े किसी एरिया को भी आप एक इकोसिस्टम कह सकते हो। तो इकोसिस्टम में बी स्मॉल एज एन एक्वेरियम, एज एन ऑर्नामेंटल पॉट, इट मे बी लार्ज like a biosphere, like a forest ecosystem, like a large ocean. A large ocean is also an ecosystem. A forest is also an ecosystem. An ornamental pot is also an ecosystem. It may be small or it may be huge. All. तो यहां तक नोट हुआ। तो एक इकोसिस्टम बहुत छोटा भी हो सकता है, जैसे कि एक पॉट, एक क्रॉप फील्ड, एक स्मॉल पाउंड भी। और ये बड़ा भी हो सकता है, लाइक लार्ज ओशन, फॉरेस्ट और होल बायोस्फीयर। होल बायोस्फीयर is also an ecosystem. तो एक लार्ज बायोस्फीयर भी एक इकोसिस्टम है, एक छोटा सा पॉट भी इकोसिस्टम, एक छोटा सा पाउंड भी इकोसिस्टम, एक छोटा सा एक्वेरियम भी इकोसिस्टम, एक लार्ज अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी एक इकोसिस्टम है। अब इस इकोसिस्टम का टर्म जो दिया था वो एजी तांसले ने दिया था 1935 में। The term ecosystem was coined by author A.G. Tansley 1935 में। इकोसिस्टम का नाम सबसे पहले A.G. तांसले साहब ने रखा था, कब? 1935 में। अब देखो हम इकोसिस्टम के पार्ट्स पढ़ाएंगे, कंपोनेंट्स पढ़ाएंगे इकोसिस्टम के। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, तो मैंने क्या कहा था, इकोसिस्टम के दो ही कंपोनेंट्स हैं। इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट्स है? 2 कंपोनेंट्स है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एंड फंक्शनल कंपोनेंट। Structural component and functional components. Structural components and functional components of an ecosystem. Structural component and functional component of an ecosystem. अब structural component में क्या क्या है? जो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, पूरा ढांचा बनाते हैं। तो एक इकोसिस्टम का एक स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है, जिसकी वजह से वो इकोसिस्टम सस्टेन करते हैं। तो वहां पे सबसे पहला स्ट्रक्चर में सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर। याद रखो, किसी भी इकोसिस्टम के बेस स्ट्रक्चर 3 चीजों पर निर्भर है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। तो कोई भी इकोसिस्टम हो वहां एक प्रोड्यूसर्स होते हैं, दूसरा प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर्स, और तीसरा डिकम्पोजर्स। These 3 forms the structural part of an ecosystem. इकोसिस्टम के 2 पार्ट, स्ट्रक्चर पार्ट और फंक्शनल पार्ट। इकोसिस्टम से हमें क्या मिलते हैं, क्या देते हैं, दैट इज द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम।
how ecosystem is formed or how ecosystem is framed, that is the structural part. तो इकोसिस्टम के स्ट्रक्चरल पार्ट में क्या कहते हैं? तीन प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर जो है वो इकोसिस्टम का फर्स्ट यानी ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्राइमरी। तो प्रोड्यूसर्स जो अपना खाना खुद बनाते, वहां से किसी इकोसिस्टम के स्टार्टिंग होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की शुरुआत होती। किसी भी नेचुरल इकोसिस्टम में अगर प्रोड्यूसर नहीं होंगे तो वो इकोसिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो जब प्रोड्यूसर नहीं होंगे तो वहां हर्बीवोर्स नहीं होंगे, हर्बीवोर नहीं हो तो कार्निवोर, कार्निवोर नहीं हो तो वहां तो कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होंगे। सो प्रोड्यूसर फॉर्म्स द बेस ऑफ एन इकोसिस्टम। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, these three comprises the structural part of an ecosystem। और फंक्शनल पार्ट, इकोसिस्टम हमें क्या देते हैं? प्रोडक्टिविटी। तो हर इकोसिस्टम की एक प्रोडक्शन होती है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस करके प्लांट्स ने कितना वहां पे फूड एक्यूमुलेट किया, दैट इज द प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कितनी क्वांटिटी में हो रहे हैं, प्राइमरी प्रोडक्शन, सेकेंडरी प्रोडक्शन, वो भी हमें आगे पढ़ना है। लेकिन प्रोडक्टिव मीन्स बायोमास कितना बना रहे हैं एक ट्रॉपिक लेवल। एक इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो पाउंड्स की, उस पाउंड में तमाम प्लांट्स को मिलाकर वो कितना बायोमास बनाते हैं, दैट इज द प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम का फंक्शन है। जब इकोसिस्टम चल रहे हैं, जब इकोसिस्टम सर्वाइव कर रहे हैं, तो वहां पे प्रोडक्शन भी तो होगी। तो प्रोडक्टिविटी। उसके बाद एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो किसके थ्रू होते हैं? अब जो प्रोडक्शन हुआ वो आगे फ्लो होंगे एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, नेक्स्ट से हर ट्रॉपिक लेवल तक। एनर्जी फ्लो में फूड चेन के थ्रू या फूड वेब, फूड चेन और फूड वेब के थ्रू वो प्रोडक्टिविटी, वो बायोमास एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक ट्रांसफर होते हैं, जिसको हम एनर्जी फ्लो या एनर्जी ट्रांसफर कहते हैं। तो वहां प्रोड्यूसर पहला प्रोडक्टिविटी में फूड बनाते हैं, फिर वो एनर्जी कंज्यूमर तक पहुंचते हैं, फिर कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर, फिर डिकम्पोजर्स तक। तो मीन्स वहां पे एनर्जी भी फ्लो हो रहा है फूड चेन के माध्यम से। अब उसके बाद और था मिनरल रिसाइकलिंग, डिकम्पोजिशन। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पार्ट्स या डिटेच हो जाते हैं, या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उस इकोसिस्टम में उनके डेथ हो जाते हैं, तो उनको डिकम्पोज करते हैं। कौन करते हैं डिकम्पोजिशन? बैक्टीरिया, फंगी एंड कुछ फ्लैजिलेट्स, प्रोटोजोन्स। तो डिकम्पोजिशन किन के थ्रू होते हैं? बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोन्स। इन तीन कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म जो है, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पार्ट्स या खुद जब मर जाते हैं, डेथ हो जाते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, सारे न्यूट्रन को वापस इन्वायरमेंट में रिसाइकल करते हैं। तो वहां पे क्या होगा? न्यूट्रन रिसाइकलिंग होगी। क्या होगी वहां पे? न्यूट्रन रिसाइकलिंग, या न्यूट्रन का तो या मिनरल रिसाइकलिंग। सो ये है इकोसिस्टम के फंक्शन। हमें इकोसिस्टम क्या दे रहे हैं, दैट इज द फंक्शन। इकोसिस्टम खुद कैसे रन कर रहे हैं, कैसे बने हैं, इनकी स्ट्रक्चर कैसा है, दैट इज द स्ट्रक्चरल पार्ट। तो कोई भी इकोसिस्टम जो नेचुरली एग्जिस्ट हो, वहां ये दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। और वहां प्रोडक्टिविटी होती है, फिर एनर्जी फ्लो या एनर्जी ट्रांसफर के, तो वो प्रोडक्टिविटी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल मींस फीडिंग लेवल। पहले प्रोड्यूसर, फिर प्रोड्यूसर को कौन खाएंगे? हर्बीवोर्स, वो एक ट्रॉपिक लेवल है। फिर उन हर्बीवोर्स को कौन खाएंगे? दैट इज अनदर ट्रॉपिक लेवल। तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक, दूसरे ट्रॉपिक लेवल से तीसरे ट्रॉपिक लेवल तक एनर्जी फ्लो होते, ये इकोसिस्टम का फंक्शन है। फिर इसके बाद उन ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन से जो लॉस होते हैं, या एक्सक्रीशन या एक्सक्रीटल फेसेस, या खुद जब ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, उनको डिकम्पोज करके, उनसे मिनरल रिसाइकल करके वापस इन्वायरमेंट में फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म फिर से उनको यानी एब्जॉर्ब करते हैं। इसी तरह से एक इकोसिस्टम चलते रहते हैं, खुद ही सेल्फ सस्टेनिंग अपने आप चलते जाते हैं। ठीक है, तो दीज टू फॉर्म्स द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम।
कल हम इन्हीं दो इकोसिस्टम को बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल पार्ट्स को और फंक्शनल पार्ट्स को, ठीक है। तो आज के लेक्चर यहीं पे हम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।